दवे साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और 10 जनवरी का दिन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में। और आप सभी जानते हैं कि हिंदी के उत्थान के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लगातार प्रयत्न हो रहे हैं और साहित्यकारों का और बहुत सारी संस्थाओं का और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के उत्थान में। आपको क्या लगता है कि ये दिन कितना महत्वपूर्ण है? जी संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इन दिनों हम सब मिलकर के विश्व हिंदी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे उसकी प्रगति हो और हिंदी की स्वीकार्यता पूरे विश्व में बढ़े, इस दिशा में सोचना प्रारंभ करते हैं। मुझे लगता है कि हम सब के लिए ये अपने आप में एक बड़ा आत्मावलोकन का अवसर तो होता ही है। और हम लोग इस दिन यह भी तय करते हैं कि सबसे पहले हिंदी घर में स्वीकारी जाए और उसके बाद उसे बाहर भी वैसा ही मान सम्मान मिले जैसा घर में मिलता है। सही कहा आपने कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं उससे यही परिणाम निकल कर सामने आए कि जन जन हिंदी को अपनाए और हिंदी में अपने कामकाज करे और हिंदी को बोलचाल में और व्यवहार में भी लेकर आए। आपने क्या देखा है कि हिंदी को लेकर विविध मंचों पर बात हो रही है, हिंदी को बढ़ावा देने की बात हो रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन राजधानी भोपाल में भी आयोजित हो चुका है। इसके माध्यम से किस प्रकार की नई बातें सामने आ रही हैं जिससे हिंदी को विस्तार मिल रहा है? संजय जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यह देख करके कि इन दिनों हिंदी की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी अच्छी दिखाई देती है। मैं आज ही इंदौर से आया हूँ और प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में अभी 3-4 दिन का जिस प्रकार का जमावड़ा हम सब लोग पूरे विश्व से आए हुए अतिथियों का देख रहे हैं, उन सब का हिंदी प्रेम देख करके और मन को बड़ा अच्छा लगता है। मन बड़ा पुलकित होता है कि कल तक यह दृश्य देखने को हम सब तरसते थे कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते थे तो लोग हिंदी में बातचीत करने के बजाय अंग्रेजी में बात करना अधिक पसंद करते थे। प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में एक अपना व्यक्तिगत प्रसंग जरूर आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। पिछले दिनों पेरिस जाना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संदर्भ में। हम लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो एक बड़ा अच्छा सत्र चल रहा था जिसमें सामान्य जन की इतिहास दृष्टि इस विषय को लेकर के बातचीत हो रही थी। हमारे एक पत्रकार मित्र ने फ्रांस के एक बहुत अच्छे इतिहासविद थे मिस्टर डगलस, उनसे अंग्रेजी में एक बड़ा प्रश्न किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिस्टर डगलस जो कि जन्मजात फ्रांसीसी हैं, उनका जन्म वहीं पर हुआ, इतिहास का अध्ययन उन्होंने वहीं पर किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यदि आप यह प्रश्न संस्कृत या हिंदी में करते। और उन्होंने साथ में मंच पर उनके साथ एक कन्नड़ भाषी हमारे मित्र भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा कि आप यदि प्रश्न करते और कन्नड़ में करते तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर कन्नड़ में देता। तो उन्होंने मजाक में यह कहा कि आप अभी भी कन्नड़ में उत्तर दे सकते हैं। हम लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था कि जो प्रश्न अंग्रेजी में कहा गया था उसका उत्तर लगभग 10-12 मिनट तक वे लगातार धारा प्रवाह कन्नड़ में देते रहे। और उसके बाद उन्होंने संस्कृत के श्लोक उद्धृत किए, बहुत अच्छी हिंदी उन्होंने बोली। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है हिंदी के समर्थन में जो हमको दिखाई दे रहा है, इसमें सबदूर अंततः भारत प्रकट होकर के बाहर आ रहा है। और इस भारत और भारतीयता के उन्नयन के युग का आनंद हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा के साथ हम ले सकेंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। सही कह रहे हैं आप। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने भी एक पहल की है कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसको भी हिंदी में शुरुआत करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है जिससे पूरे देश में सराहा जा रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या मत है? निश्चय ही मध्य प्रदेश शासन का ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। परिणाम मूलक काम भी करके दिखाया गया। शिक्षाविद भी लगे, देश भर के भाषाविद लगे और कल तक जिस काम को हम सब असंभव मानते थे, वास्तव में मेडिकल चिकित्सा की पुस्तकों का हिंदी में आना या उसको हिंदी में पढ़ाया जाना, यह एक केवल सामान्य शासकीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक प्रकार का संकेत है। मैं इसे एक प्रकार से शंखनाद कहता हूँ। हिंदी भाषा में सामान्य विषय में पढ़ाने में जो लोग संकोच कर रहे थे, कल तक हमारे प्राध्यापक बंधु ये कहते थे कि मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं हो सकती, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो सकती, मेडिकल साइंस तो सबसे अंतिम विषय माना जा सकता था इस दिशा में, लेकिन सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करने की दिशा में हमने काम किया। तो मुझे लगता है कि यह एक प्रकार का संकेत है कि अब कोई विषय हमारे लिए बाधा नहीं बनेगा। अब भारत में विद्या अध्ययन के क्षेत्र में प्रत्येक विषय की पढ़ाई हिंदी माध्यम से हो सकती है। ये एक प्रकार की घोषणा है
इस प्रक्रिया के माध्यम से। मतलब हिंदी में भी आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं और पूरे देश को भी गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है और मुझे ऐसा लगता है कि यह उपक्रम तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से इंदौर चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के एक प्राध्यापक हैं, डॉक्टर मनोहर भंडारी जी, उनको जानता हूँ। उन्होंने अब इस समय वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उस युग में उन्होंने अपना स्नातकोत्तर का शोध प्रबंध चिकित्सा विज्ञान का हिंदी में लिखा था और एक लंबी लड़ाई शासन से उनको लड़ना पड़ी उसे चेक करवाने के लिए, लेकिन अंततः वे अपनी उस लड़ाई में भी सफल रहे और सरकार को उनका वह शोध प्रबंध न केवल जांचना पड़ा बल्कि परिणाम भी देना पड़े। तो इस दिशा में भाषा के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग तो वर्षों से लगे हैं। मुझे लगता है कि अब केवल संकोच समाप्त करने का समय आया है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था, मैं पिछले दिनों अपने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में गया था और वो एक प्रकार से पूर्व छात्रों का कार्यक्रम था। मुझे इतना अच्छा लगा कि सारे चिकित्सक जो कि विश्व भर में फैले हुए हैं, विदेशों से भी आए थे, भारत भर में अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, सब हिंदी में बोल रहे थे। मंचों से प्राध्यापक हिंदी में बोल रहे थे, सभी चिकित्सक हिंदी में बोल रहे थे और सबने सर्वानुमति से उस दिन इस निर्णय का स्वागत किया कि अब हमको अच्छा लगेगा कि भारत की जनता से हम उसकी दवाई की, उसकी बीमारी की बातें हिंदी में करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। मुझे लगता है कि यह जो चेतना आई है, यह चेतना एक सकारात्मक प्रयास है। बिल्कुल, ये चेतना सकारात्मक प्रयास है और आने वाले समय में हिंदी को हम और भी ऊंचाइयों पर पाएंगे। और जाहिर है कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी भी इस दिशा में लगातार कोशिशें कर रहा है, नवोदित रचनाकारों को बढ़ावा दे रहा है, स्थापित कलाकारों को तो मौका दे ही रहा है। इस संबंध में और आप क्या कहना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य अकादमी के प्रयास कितने फलीभूत हो रहे हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? संजय जी, निश्चित बात है कि जब हम भाषा की सेवा करते हैं, साहित्य की सेवा करते हैं, चाहे वह साहित्य अकादमी के माध्यम से हो, संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से हो या मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार, सभी इस दिशा में अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के माध्यम से भी नवोदित रचनाकारों के लिए कुछ योजनाएं लागू की, जिसमें प्रथम कृति अनुदान योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें नवोदित रचनाकार की पहली पुस्तक के लिए हम अनुदान देते हैं। और विगत कुछ वर्षों के लंबित प्रकरणों के कारण से लगभग 160 पुस्तकों का प्रकाशन हम अभी इस 1-1.5 वर्ष में कर चुके और आने वाले समय में 40 पुस्तकें और स्वीकृत होने वाली है लगभग 1-2 माह में। तो लगभग 200 पुस्तकों का प्रकाशन अपने आप में अर्थ रखता है। और इस प्रकार की कई योजनाएं हैं, जैसे केंद्र सरकार की एक प्रधानमंत्री युवा लेखक योजना आई थी, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश शासन ने भी तय किया है कि हमारा ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके संदर्भ में युवा रचनाकारों को इस दिशा में हम प्रेरित कर सकें कि वो क्रांति के इतिहास पर कुछ लिखें, क्रांतिकारियों के बारे में लिखें, घटनाओं के बारे में लिखें। तो मध्य प्रदेश शासन भी उस योजना को बहुत जल्दी लाने वाला है और युवा लेखकों को इस माध्यम से हिंदी में लिखने में प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि साहित्य अकादमी स्वाभाविक रूप से हिंदी लेखन को प्रोत्साहन देने का काम करती है। और यहाँ के जो सम्मान पुरस्कार हैं वे सब भी कृति आधारित हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी साहित्य में छपी हुई पुस्तकों पर ये सम्मान दिए जाते हैं। तो एक प्रकार से ये जितने भी उपक्रम हैं ये सब के सब भाषा को, साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए किए जाते हैं और शासन अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी ईमानदारी से कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं चूंकि दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं साहित्यकारों के पाले का व्यक्ति भी हूँ, मैं शासन के पाले का भी व्यक्ति हूँ, तो इसलिए साहित्यकार मित्रों से भी ये आग्रह करता हूँ कि इन दिनों जिस प्रकार का भाषाई घालमेल हम देख रहे हैं कि आप जब हिंदी की रचना करते हैं तो उसमें अंग्रेजी के शब्दों को जानबूझ करके हास्य बोध पैदा करने के लिए डाल देते हैं, अथवा उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। आप जिस भाषा में लिखें उस भाषा की पवित्रता और शुचिता का ध्यान रख करके लिखें, तो मुझे लगता है कि ये भाषा की एक बड़ी सेवा हो सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह अपने सभी साहित्यकार मित्रों से आज के दिवस पर है। और आज के दिवस पर आप हमारे सुनने वालों से और क्या अनुरोध करना चाहते हैं इस बातचीत के अंत में? बातचीत के अंत में मैं सभी सामान्य जन से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। देखिए, एक सबसे पहला आग्रह तो ये है कि यदि हमारे हस्ताक्षर अन्य किसी भाषा में हैं, सामान्यतया अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर करना अधिक पसंद करते हैं, तो मेरा ये बहुत विनम्र आग्रह है कि एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, हम लोग लगातार आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए और जिसको KYC अपडेट करना कहते हैं, बैंक में जाकर के आग्रहपूर्वक अपने हस्ताक्षर परिवर्तित करवाएं और कम से कम पत्र व्यवहार में अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना प्रारंभ करें। पहला आग्रह तो मेरा यह है। दूसरा आग्रह यह है कि हम अपने बच्चों को जब भी मेहमान आते हैं तो अपने बैठक कक्ष में खड़ा करके कहते हैं, बेटा कोई पोयम सुनाओ।
हम आग्रहपूर्वक अपने आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं क्या कि वे कबीर के 2 दोहे याद कर लें, निराला की 4 पंक्तियाँ याद कर लें, तुलसी, सूर, मीरा, इनके कुछ पद उनको याद हो जाए। यह आग्रह यदि बाल्यकाल से बढ़ा तो यही बच्चे आगे चल करके हिंदी और साहित्य इन दोनों की सेवा में अपने आप को बड़ा सन्नद्ध पाएंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। आज केवल ये 2 आग्रह करना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत हो सकते हैं। दवे साहब, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमसे की और इतना समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी कि आपके माध्यम से इस बहाने बातचीत हो जाती है, मिलना हो जाता है। मैं आप सबको विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।